ईरान और इसराइल के बीच युद्ध खत्म हो गया है। जंग में ईरान के 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, वहीं हजारों लोग घायल हुए। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हाल ही में इसराइल और अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, जो एक सुधारवादी नेता और पूर्व में कार्डियक सर्जन रह चुके हैं, उन्होंने इन हमलों में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त करने के लिए अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। इस समारोह में हजारों लोग शामिल हुए। यह अंतिम यात्रा तेहरान के अंग्लिब्लाब से आजादी चौक तक चली। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सड़कों पर ताबूत में मृतक हैं और उनके आसपास हजारों लोगों की भीड़ जमा है। इसी भीड़ में काले कपड़ों में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी शामिल हुए। उन्होंने कोफिन के पास ईरानी लोगों के साथ मिलकर शहीद हुए या फिर मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और वे शव यात्रा में खड़े हुए। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने इस दौरान कहा कि इन शहीदों का बलिदान केवल ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए चेतावनी है कि निर्दोषों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हम एकजुट हैं और जवाब देंगे। पेजेश्कियान ने पहले ही इन हमलों की निंदा करते हुए अमेरिका और इसराइल को आक्रामक करार दिया था और कहा था कि उनकी कार्रवाइयों का जवाब दिया जाएगा। उनकी उपस्थिति को ईरानी जनता के बीच एकता और समर्थन का प्रतीक माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब देश संकट का सामना कर रहा है। इस अंतिम यात्रा का नाम सत्ता के शहीदों की शव यात्रा या स्टेट फ्यूनरल प्रोसेशन ऑफ द मार्टर्स ऑफ पावर रखा गया था। जिन शहीदों को इन ताबूतों में रखा गया था उनमें मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी, जनरल हुसैन सलामी, जनरल अमीर अली हाजीजादे, परमाणु वैज्ञानिकों में मोहम्मद मेहदी तहरीची और इनके अलावा अकबर मुतालिबीजादे, फरीदून अब्बासी डावानी शामिल थे। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. इसके अलावा हमले में मारे गए आम लोगों को भी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान लोग बूम बूम इसराइल के पोस्टर लिए दिखे, जो इसराइल के खिलाफ अपने गुस्से का प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं तमाम लोग डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल के नारे भी लगा रहे थे। जनता के साथ साथ देश के शीर्ष नेताओं की उपस्थिति ने इस अंतिम संस्कार को एक राष्ट्रीय प्रतिरोध समारोह में तब्दील कर दिया। राष्ट्रपति पेजेश्कियान के अलावा विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, IRGC के वरिष्ठ अधिकारी, कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल गानी और कई मंत्रियों ने भी इसमें भाग लिया। आपको बता दें कि मसूद पेजेश्कियान ने हाल ही में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी बात की थी, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता और इसराइली हमलों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। उनकी सक्रियता दर्शाती है कि वो न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इसके बाद इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हुआ और फिलहाल स्थिति काबू में तो जरूर है, लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट में एक तनावपूर्ण शांति जरूर है। फिलहाल इन तस्वीरों पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। ईरान और इजराइल के बीच हुए हालिया युद्ध ने दुनिया में पावर बैलेंस के गेम को हिला दिया है। जहां इजराइल और अमेरिका का दावा है कि उन्होंने 12 दिनों तक चले युद्ध में ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है, वहीं ईरान ने भी नुकसान की बात स्वीकार भी की है। लेकिन इस युद्ध ने ईरान का मिडिल ईस्ट में दबदबा बढ़ा दिया है। अकेले इजराइल और अमेरिका से भिड़ने की हिम्मत ने उसकी साख को मुस्लिम देशों में मजबूत जरूर बनाया है। ईरान के पड़ोसी मुल्कों में इसका डर भी अब देखने को मिल रहा है। यमन सरकार के हालिया दावों ने न सिर्फ यमन में ईरान की दखलंदाजी को सामने लाया है, बल्कि अपने प्रॉक्सी हूतियों को भी ईरान मजबूत करने में लगा है। यमन सरकार का दावा है कि ईरान अब हूती विद्रोहियों को महज हथियार नहीं दे रहा, बल्कि अपनी मिसाइल और ड्रोन फैक्ट्री ही वहां शिफ्ट कर रहा है। यमन सरकार ने इसे गंभीर चेतावनी तक करार दिया। यमन सरकार के अनुसार ये फैक्ट्रियां सादा, हज्जा और राजधानी सना के आसपास लगाई जा रही हैं। इससे न सिर्फ यमन में हालात और बिगड़ सकते हैं, बल्कि पूरी खाड़ी और वैश्विक समुद्री व्यापार पर भी गहरा संकट आ सकता है। हूतियों को मिल रही ईरान की टेक्नोलॉजी। यमनी अधिकारियों के मुताबिक हूती विद्रोहियों को अब सिर्फ पुराने हथियार नहीं दिए जा रहे, बल्कि उन्हें एडवांस बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी भी मिल रही है। जिस तरह के हथियार हाल में ही ईरान ने इस्तेमाल किए, हूतियों ने भी उन्हीं से मिलते जुलते सिस्टम के साथ पड़ोसी देशों और समुद्री मार्ग पर हमले किए हैं। इससे साफ है कि हथियारों की सप्लाई के साथ साथ ट्रेनिंग और ऑपरेशन तक की पूरी स्क्रिप्ट तेहरान से लिखी जा रही है।
इसकी बानगी अमेरिका के साथ हुए हालिया संघर्ष के दौरान भी देखने को मिली थी, जब अमेरिकी ड्रोन्स को हूतियों ने निशाना बनाया था और तो और अमेरिका की नौसेना बेड़े को निशाना बनाते हुए भी कई मिसाइलें दागी गई थी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वैश्विक समुद्री रास्तों पर मंडरा रहा है खतरा। यमन सरकार के इस दावे से गल्फ ऑफ एडन और लाल सागर जैसे अहम समुद्री रूट जो पहले से ही तनाव में है, ऐसे में अगर ईरान वाकई यमन को मिसाइल और ड्रोन बेस में बदल देता है तो ये सिर्फ मध्य पूर्व के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। यहाँ तक कि अमेरिकी अधिकारियों ने भी हाल में माना है कि हूती विद्रोही भविष्य में अमेरिका के लिए एक सिरदर्द बन सकते हैं। ईरान इजराइल युद्ध के दौरान हूतियों ने दी थी धमकी। जंग के दौरान यमन की हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को इजराइल का साथ देने को लेकर धमकी देते हुए चेताया था। हूती विद्रोहियों ने कहा था कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो हम लाल सागर में मौजूद अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाएंगे। यमन के हूती विद्रोहियों और अमेरिका के बीच में मई में ही एक युद्ध विराम समझौता हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों ने आपसी सहमति व्यक्त की थी कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे को निशाना नहीं बनाएगा। इस संघर्ष विराम के पहले इजरायली और अमेरिकी फाइटर जेट्स लगातार हूती विद्रोहियों के ऊपर हमले कर रहे थे। इन हमलों में हूतियों को काफी नुकसान भी पहुंचा था। आपको बता दें, हूती विद्रोहियों को ईरान का ही प्रॉक्सी समूह माना जाता है। अमेरिका ने हाल ही में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाते हुए एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की है, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्पाहान जैसे प्रमुख परमाणु ठिकानों को टारगेट किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईरान के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील परमाणु ठिकाने इस्पाहान पर कोई खास नुकसान नहीं हुआ। ये वही जगह है जहां ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार रखा गया है। सवाल उठता है कि अमेरिका के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली बम होने के बावजूद इस ठिकाने पर लगभग हमला नाकाम क्यों रहा। पेंटागन के मुताबिक इस्पाहान का परमाणु ठिकाना जमीन के इतने अंदर बना हुआ है कि अमेरिका के सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बम भी वहां तक नहीं पहुंच पाए। इसीलिए अमेरिका ने इस ठिकाने पर हवाई बमबारी की जगह टॉम हॉक मिसाइलों से हमला किया। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हमले केवल सतह तक सीमित रहे और अंदर मौजूद महत्वपूर्ण परमाणु सामग्री तक नहीं पहुंच पाए। अमेरिका की खुफिया एजेंसी का अनुमान है कि इस्पाहान में ईरान का करीब 60% संवर्धित यूरेनियम भंडार छिपा है। ये संवर्धित यूरेनियम किसी भी देश को परमाणु हथियार बनाने की क्षमता दे सकता है। इसका मतलब है कि इस्पाहान पर हमला नाकाम रहने से ईरान की परमाणु ताकत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कहां गया यूरेनियम? रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने हमले से पहले कुछ यूरेनियम को इन ठिकानों से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हालांकि इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि कुछ भी नहीं हटाया गया था। लेकिन एक प्रेस ब्रीफिंग में शामिल सांसदों ने स्पष्ट किया कि यूरेनियम की सटीक मात्रा और स्थान की जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि हमले से ईरान की सैन्य क्षमता को आंशिक नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन परमाणु खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है।